हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और इस बार मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि चंपावत से जुड़ा है। कहते हैं कि कुछ इंसान ऐसा काम कर जाते हैं जो कि ज़िंदगी में हमेशा अमर हो जाते हैं। वैसे ही मैंने एक कहानी सुनी चंपावत टाइगर के बारे में, जिसने कुछ ऐसा किया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। बात ये कुमाऊनी रीजन की है, जहाँ पे एक चंपावत नाम की बाघिन रहती थी। और उसने और ये जो एरिया है जिसको हम कहते हैं वो हिमालय की तलहटी में था। 19वीं सदी की बात है कि एक खौफनाक कहानी उभर के आई इतिहास, और जो कि हमेशा इतिहास में दर्ज हो गई चंपावत टाइगर के नाम से। ये एक बंगाली बाघिन थी और उत्तरी भारत और नेपाल के गांव में आतंक मचा दिया था। आतंक कुछ ऐसा था कि 1900 के दशक की शुरुआत में करीब करीब 1900 दशक के शुरुआत में चंपावत बाघिन भारत के कुमाऊनी क्षेत्र के मनुष्यों पर कई घातक हमले कर चुकी थी। इसके नाम पे कुल जो संख्या दर्ज है जिसका इसने शिकार किया वो 436 है, जो कि अपने आप में अकल्पनीय है। ऐसा शायद ही किसी बाघिन ने किया हो कि 436 लोगों को 7 साल में इसने मौत के घाट उतार दिया। ये आज तक ये एक रिकॉर्ड है जिसके वजह से ये इतिहास के पन्नों में इसका नाम दर्ज हो गया। इस बाघिन की कहानी शुरू होती है नेपाल की पहाड़ियों से, जहाँ ये कभी कभी छिटपुट घटनाओं को अंजाम देती थी। लेकिन जल्द ही इसने ये पूरा साम्राज्य आतंक का बना दिया, आतंक में बदल दिया। उसने पहली बार इंसान को मारा तो उसे गंभीरता से इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उस समय जंगल घने थे और इंसानी आबादी काफ़ी कम थी। पहाड़ियों में स्थित गांवों में कभी कभार जंगली जानवर द्वारा हत्या की खबरें आती थीं। लेकिन जब इंसानों की हत्या का सिलसिला इसने शुरू किया तो स्थानीय सरकार भी हरकत में आई और उसने कार्रवाई की। लेकिन तब तक वो लगभग 200 लोगों को मार चुकी थी। जंगल में रहने वाले जितने भी ग्रामीण थे, निरंतर वो फिर भय में रहने लगे। जीवन जीने के लिए और आजीविका को पूरा करने के लिए उन्हें बाहर निकलना पड़ता था, लेकिन वो इस भयानक शिकारी के दया पर निर्भर करते थे कि वो वापस घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। अब जैसे जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी, दहशत जंगल में आग की तरफ फैल रही थी और लोगों में काफ़ी गुस्सा फैल चुका था, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल पूरी तरीके से ढह गई थी। गांव वालों के बहुत ज़्यादा बगावत करने पे नेपाली सेना जो थी उसने अपने जवानों को पहाड़ों में छोड़ा कि वो इस बाघिन को मार सके। बट उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और वो उसको मारने में नाकाम रहे। और धीरे धीरे उन्होंने गांव वालों के मदद से उन्होंने उस बाघिन को शारदा नदी जो कि हमारे बॉर्डर पे लगती है उस उधर ढकेल दिया, भगा दिया, जैसे हमें ये कह सकते हैं। और उसने उस नदी को पार करके वापस हमारे भारत में वो इंटर करती है और यहाँ से शुरू होती है कुमाऊँ की कहानी। ये समय में भारत पे शासन अंग्रेज़ों का था और सारी सिचुएशन को समझते हुए अंग्रेज़ों ने एक कुशल शिकारी जिनका नाम जिम कॉर्बेट था, जो कि ब्रिटिश मूल के थे और वो काफ़ी संरक्षणवादी थे, लेखक थे और वो काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों को समझते थे, जिसके लिए उन्हें चुना गया इस बाघिन को मारने के लिए। जिम कॉर्बेट का जो प्रेम था वन जीवों के प्रति और गहरा सम्मान था, उसको सब अपने सारे दिमाग को यूज़ में लाने के बाद कई महीनों तक जिम कॉर्बेट ने काफ़ी मेहनत की, खोजबीन की और उनका प्रयास भी रंग लाया। 1907 के वसंत में जब बाघिन ने एक 16 साल की लड़की को मारा था, तब उसने खून के धब्बे थे वो उसने पीछे छोड़ दिए थे, जिसका पीछा करते हुए जिम कॉर्बेट उस बाघिन तक पहुंचते हैं और उस बाघिन को बहुत ज़्यादा घायल करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे उस बाघिन का अंत हो जाता है और
गांव वालों के बीच में वापस से वो बाहर लौट आती है, ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो जाती है, लोग बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि अंततः उस बाघिन की मृत्यु हो चुकी होती है और लोगों को इससे छुटकारा मिलता है। और उन्हीं के नाम पे हमारा जो ये पार्क है, इसका नाम जिम कॉर्बेट पार्क पड़ा, क्योंकि इनकी और भी अनगिनत प्रयास रहे जीवों को संरक्षण करने का। उनके पीछे उन्होंने काफ़ी मेहनत की, उनकी कई किताबें लिखी, उन्होंने किताबें लिखी और उन्होंने कई और बाघों को और बाघिनों को मारा जो कि मनुष्य और मनुष्यता के खिलाफ हो गए थे। ये थी एक कहानी जो मैंने आपको सुनाई, जो कि मैंने किसी से सुनी और मेरे दिल को तो काफ़ी छू गई। शायद मेरे बताने के तरीके से आपको भी एक भाव वन जीवों के प्रति जागा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ हमारे मेहनत को समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।